आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं पहले। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, चारों तरफ वोल्केनोस थे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे जो पहला गैस था वो पहला गैस था हाइड्रोजन। ठीक है, पहला गैस एटमॉस्फेयर में था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर भी था। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना H2। ठीक है, वाटर, और वाटर वेपर जो थे वोल्केनो से निकल रहे थे वो कंडेंस हो गए और बन गए वाटर्स। ठीक है, कंडेंस हो गए बन गए वाटर, इससे बना ओशियन। ठीक है, ओशियन को ओशियन को ये बोला गया है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने बोला है कि ओशियन ही प्रीबायोटिक सूप है, मतलब ओशियन में पहला लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? ओशियन में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन ओशियन में हुआ था। तब तब उस सेल को बोलते थे प्रोटोसेल करके बोलते थे। ठीक है, वो कंप्लीट सेल नहीं था, डेवलप्ड सेल नहीं था, उसको बोलते थे प्रोटोसेल्स, और इसको बोलते थे प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, तो इसको बोलते थे प्रोटोबायोन्ट्स। जैसे एक घर बनता है, घर में क्या होता है? पहले बाउंड्री बनती है, उसके बाद घर के अंदर चीजें सामान रखी जाती है। ऐसे ही सेल में क्या होता है ना, सेल में पहला उसकी कवरिंग बना था, पहले वो उसकी बाउंड्री बनी थी। ठीक है, तो ये जो कवरिंग था ये बना था फैटी एसिड्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से केमिकल थे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब केमिकल्स थे। ठीक है, तो ये बना था पहला प्रोटोसेल, जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम है कोआ सर्वेट। कोआ सर्वेट। ठीक है, कोआ सर्वेट, ये था पहला प्रोटोसेल। उसके बाद क्या हुआ? प्रोटोसेल के बाद आया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मेन खासियत क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल में यह है एक बैक्टीरियल सेल। इसमें जो डीएनए था, ठीक है, ये ऐसे ही तैर रहा था, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, मतलब न्यूक्लियस ही नहीं था। ठीक है, इसका प्रोकैरियोट का मतलब ही है प्रीमिटिव न्यूक्लियस। प्रीमिटिव न्यूक्लियस, प्रीमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है ऐसा एक न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। इसका जो डीएनए होता है वो क्या होता है? सेल के सेंटर में तैर रहा होता है। ठीक है, सेल के सेंटर में तैर रहा होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? मूवमेंट के लिए होते हैं फ्लैजेला। मूवमेंट के लिए क्या होते हैं? मूवमेंट के लिए होते हैं फ्लैजेला। मूवमेंट के लिए होते हैं फ्लैजेला। ठीक है, ये हो गया। इसका जो अंडर डेवलप न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसका एक सेल वॉल था, उसके नीचे इसका एक सेल मेम्ब्रेन भी था। ठीक है, जो सेल वाली है दो चीजों से बना होता है, नैग एंड नैम। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसके साथ इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं
प्रोटीन्स भी होते हैं, स्पेसिफिकली डी एमिनो एसिड पाए जाते हैं। डी एमिनो एसिड इसमें पाए जाते हैं इसके सेल वॉल में। ठीक है, मतलब नैग होता है और नैम होता है, उसके बीच में पेंटापेप्टाइड और डी एमिनो एसिड मिलते हैं और ये एक नेटवर्क बना के रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, इसका फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ये ऐसे फोल्डिंग होकर रहता है। इस इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को बोला जाता है मेसोजोम। ये किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बैक्टीरिया के ऊपर और एक स्ट्रक्चर होता है जो एडेशन के लिए हेल्प करता है। एडेशन मतलब कोई भी सरफेस पे वो अटैच होगा। ठीक है, कोई भी सरफेस पे वो अटैच होगा उसके लिए हेल्प करता है एडेशन के लिए, वो है फिम्ब्री। और इसके बैक्टीरियल क्या करता है, कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है? उसका ना जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के साथ। तो जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन में एक में ऑर्गेनल हेल्प करता है, उसका नाम है पिली। उसको सेक्स पिली भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरऑल बेसिक है। और इसमें एक सर्कुलर डीएनए भी मिलता है, सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब समझ में आया क्या? मतलब ऐसा एक न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसमें क्या है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल का क्या है? यूकैरियोटिक सेल जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है? प्रॉपर न्यूक्लियस रहता है। उसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रहता है। उसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रहता है और उसके अंदर एक क्या रहता है? डीएनए रहता है। उसके अंदर एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रहता है और उसके अंदर डीएनए रहता है। ठीक है, और क्या रहता है इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। ठीक है, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, और वो लिपिड बाइलियर से बना होता है।
लिपिड बाइलेयर से बना होता है। तो प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। यू मतलब प्रो, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोट मतलब प्रो न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक डिफरेंस, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं मिलता, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो सेलुलोज से बना होता है। कोई चीज है पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सेल वॉल होता है एनिमल सेल में, सेल वॉल नहीं होता। एनिमल सेल में सेंट्रोजोम पाया जाता है, प्लांट सेल में नो सेंट्रोजोम, ठीक है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में नो प्लास्टिड होता है, ठीक है, नो प्लास्टिड। और प्लांट सेल में क्या होता है, नो प्लास्टिड होता है, ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में नो वैक्यूल पाया, ठीक है। वैक्यूल होता है, यहाँ पे कोई भी वैक्यूल नहीं मिलता, ठीक है। ये होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम थोड़ा साइज देखें सेल का, अगर बैक्टीरिया की सेल की साइज ढूंढें, इट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर। और एक सेल है जिसको प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई सेल वॉल नहीं होता। और इसका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद जो वायरस होता है उसकी साइज होती है 0.022 टू 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है, यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 to 12 माइक्रोमीटर। तो ये साइज डिफरेंस है, ठीक है, ये साइज डिफरेंस है। अभी हम यूकैरियोटिक एक एक ऑर्गेनेल पे जाते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, एक एक ऑर्गेनेल पे जाते हैं। पहले यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड से, लिपिड, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर से बना होता है, ठीक है। और ये लिपिड बाई लेयर किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड। इसको फॉस्फोलिपिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट होता है। फॉस्फोलिपिड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, फॉस्फेट होता है। और इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल होता है एंड फैटी एसिड होता है, ठीक है। फॉस्फेट होता है, ग्लिसरॉल होता है एंड फैटी एसिड होता है। अगर ग्लिसरॉल की मैं
स्ट्रक्चर बनाऊं, ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, ये है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल में क्या होता है, ये जो थर्ड OH ग्रुप है ये हट जाता है, ये हट जाता है, इसके जगह क्या आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है। ये जो OH ग्रुप है ये हट जाता है, इसकी जगह एक फैटी एसिड आ जाता है, और ये जो OH ग्रुप है ये हट जाता है और इसकी जगह एक फैटी एसिड आ जाता है। ठीक है, इसकी जगह एक फैटी एसिड आ जाता है। तो इतने पोजीशन को फॉस्फेट के साथ हम बोलते हैं हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड दो फैटी एसिड को हम बोलते हैं टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड, टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड इस तरह से अरेंज है। फॉस्फोलिपिड इस तरह से अरेंज है, ये बाई लेयर है, ये एक बाई लेयर है। ठीक है, क्या है, ये एक बाई लेयर है, बाई लेयर मतलब दो लेयर में अरेंज। तो दो लेयर में अगर अरेंज है तो ऐसे पता कैसे चला कि ये दो लेयर में अरेंज है, हमने क्या किया, आरबीसी लिया। आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, तो हमने आरबीसी लिया। तो आरबीसी में, आरबीसी को क्यों चूज किया, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस अगर नहीं होगा, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकालेंगे तो पूरा कंटेंट आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटामिनेटेड नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियर, इसलिए हमने आरबीसी को चूज किया, और इसमें से जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाला, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी जितना था उससे 2 गुना निकला, सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी जितना था उससे 2 गुना निकला। इसीलिए ये आइडेंटिफाई हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाई लेयर में, मतलब दो लेयर में अरेंज है, एक ही लेयर में नहीं। ठीक है, एक ही लेयर में नहीं है, बाई लेयर में मतलब दो लेयर में अरेंज है और एक ही लेयर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको, इसके स्ट्रक्चर को देख के इसको रेल रोड ट्रैक भी बोला जाता है। इसके स्ट्रक्चर को देख के इसको रेल रोड ट्रैक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेल रोड ट्रैक भी बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बीच बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में प्रोटीन्स अरेंज होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन्स अरेंज होते हैं। ठीक है, बीच बीच में प्रोटीन्स अरेंज होते हैं। तो एक साइंटिस्ट है जो थे सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन इन लोगों ने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें उन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो फ्लूइडिटी मेंटेन शो करता है और दूसरा ये मोजाइक है। ठीक है, फ्लूइडिटी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो फॉस्फोलिपिड है एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं। तो ये फ्लूइडिटी तीन तरह की होती है, एक तो लैटरल मूवमेंट शो करते हैं, एक तो रोटेशनल मूवमेंट शो करते हैं, एक तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, मोजाइक मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड नहीं है,
प्रोटीन प्लस लिपिड है, और ये प्रोटीन प्लस लिपिड मोजाइक पैटर्न में अरेंज है। एक जैसे टाइल अरेंज होता है, एक फर्श पे जैसे टाइल बिछा होता है, एक टाइल अगर ब्लैक हो एक टाइल अगर व्हाइट हो, ऐसे ही प्रोटीन और लिपिड ऐसे ही अरेंज होते हैं। ऑलमोस्ट 50% प्रोटीन होता है एंड 50% लिपिड होता है। कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। क्या होता है, कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। सिग्नलिंग मतलब सेल कोई सिग्नल रिसीव कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो ये सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करता है, मतलब उसके फॉस्फोलिपिड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। और दूसरा ये मोजाइक पैटर्न शो करता है, मतलब प्रोटीन और लिपिड एक जगह है, ठीक है। लैटरल मूवमेंट मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। रोटेशनल मूवमेंट मतलब एक ही जगह पे रोटेट कर जा रहे हैं, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब पूरा इस लेयर से इस लेयर में चला रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है फ्लिपेज, ठीक है। फ्लिप के लिए फ्लिपेज चाहिए, फ्लॉप के लिए फ्लॉपेज चाहिए। फ्लिप मतलब ऊपर के लेयर से अगर नीचे की लेयर में आ रहा है तो उसको फ्लिप बोलते हैं, नीचे के लेयर से ऊपर की लेयर में जा रहा है उसको फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लिपेज और फ्लॉपेज दोनों चाहिए होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा राइबोसोम को। राइबोसोम पहले किससे बना होता है, राइबोसोम बना होता है आर आर एन ए। राइबोसोम बना होता है आर आर एन ए से, ठीक है। आर आर एन ए इसमें होता है, और क्या होता है इसमें, प्रोटीन होता है। आर आर एन ए होता है एंड प्रोटीन होता है, ठीक है। राइबोसोम में क्या होता है, आर आर एन ए होता है, प्रोटीन होता है। इसका एक लार्ज सब यूनिट होता है और इसका एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है। समझ में आएंगे। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S का पाया जाता है। एस इसका यूनिट है, एस इसका क्या है, यूनिट है, जिसको क्वेडवर्ग यूनिट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 80S का होता है, ठीक है। 70S का डिवीजन ऐसे होता है कि 50S और 30S होते हैं इसमें। 80S का डिवीजन ऐसे होता है कि इसमें 60S होता है और 40S होता है। अगर इन दोनों की मिलाएं हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वो 70S का होता है, और इन दोनों की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मिलाएं तो 80S की सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के साथ सेम होता है, इसीलिए ऐसे एडिशन किया गया है, ठीक है। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, राइबोसोम क्या करता है, इट मेक्स प्रोटीन, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है। यहाँ पे ये mRNA को होल्ड करता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम has also
acts as a enzyme, acts as a enzyme which has peptidyl transferase activity, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, मतलब इसको बाद में पढ़ेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, पर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ना द transition of the amino acids in the A site to P site, okay, peptidyl site is caused by ribosome. Okay. It helps in the transition of amino acids from the A site to the P site by the peptidyl transferase activity. It has an intrinsic activity, which has peptidyl transferase activity, and it also acts as an enzyme. Okay, so it is ribosomes another function. ठीक है, दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, समझ में आ गया.